हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी बहुत बढ़िया होंगे। होली आप लोगों की सभी की बहुत अच्छी गई होगी। जैसा कि अपना इंडियन ट्रेडिशन है, को फॉलो करते हुए मेरी तरफ से आप लोगों को, आप सभी को, आपके परिवारजनों को, आपके जो भी निजी हैं उनको होली की राम राम। ठीक है? अब आते हैं अपने काम की बात। काम की बात ये है, मैं बार-बार यही कहता हूँ कि अपना जो पीवाईक्यूज़ वीडियो सॉल्यूशन के बेसिस पे रिवीजन प्लान अपन ने स्टार्ट किया था, उसका लगभग 65 टू 70% अपन कवर कर चुके हैं। टॉपिक आज का अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। उसके बाद में ईएमआई एंड एसी होगा, उसके बाद में ऑप्टिक्स होगा, उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स होगा। होपफुली एंड मोस्ट प्रोबेबली अपन इसको नेक्स्ट वीक के एंड तक कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में आरपीएससी की जो आपकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो दे रखा है, जो आपके मई और जून के आसपास होने वाला है, तो उसके लिए भी अपन ने प्लान किया है कि उसके भी वीडियो लेक्चर्स जो हैं, वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं, पूरे तो मैं शायद नहीं करवा पाऊंगा, बट 50 टू 60% उसके कवर करने का अपन लोग प्रयास करेंगे। जो भी आपका कलीग है, जो आपके साथी हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको लगे कि इससे हेल्प मिल सकता है, किसी पे थोपना नहीं है। सबका अपना अलग-अलग रूट चार्ट होता है प्रिपेयर करने का। अपने को उसको लगे कि पीवाईक्यू सॉल्यूशन की हेल्प से अपने को हेल्प मिल सकती है, तो अपने साथ-साथ अपने को भी हेल्प करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए। बाकी तो सभी का अपना-अपना तरीका है, अपने-अपने रूट्स हैं, किस तरीके से अपने को एग्ज़ाम क्रैक करना है, किस तरीके से तैयार करना है, और पॉजिटिव एनर्जी से सभी, मैं ये मानता हूँ कि लगे हुए होंगे। फिर भी अगर मेरी तरफ से अगर आपसे 2% भी हेल्प अगर बनती है इन सॉल्यूशंस की हेल्प से, इस काम की हेल्प से, तो डेफ़िनेटली आपको लेना चाहिए, और किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहे तो मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं। कि अपन तो एक ये चला दिया कि इस बहाने से जो भी एस्पिरेंट है, वो थोड़ा-सा अपनी अपने एंड पे एक हेल्प मिल जाए। क्लियर? चलो जी, अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझना। नंबर ऑफ चैप्टर्स मैं मल्टीपल ले रहा हूँ, इसलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो मैं आधे आज कवर करूँगा, आधे कल कवर करूँगा। ऐसे कोशिश करेंगे कि अब लगातार ही आपको ऐसे जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये है कि जो अपने पास में जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन के बेसिस पे अपन लोग बात करते हैं। सुनो देखो, क्या गिवन है, देखो ध्यान देना। ये कह रहा है फॉर ए बैटरी कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, है ना? बैटरी के चार्जिंग डिस्चार्जिंग की कंडीशंस अपन लोग जो पढ़ते हैं उसके बेसिस पर ही बातें हैं। ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी में आइदर बी बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये शायद यहाँ से कुछ गड़बड़ लिखा हुआ मिल रहा है, इक्वल टू और लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ये कह रहा है जो अपने पास में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी में आइदर बी वी इक्वल्स टू प्लस माइनस ई, ऐसे बोल रहा है। वी इक्वल्स टू प्लस माइनस ई के बराबर बोल रहा है, इक्वल टू और लेस देन द ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी। देखो इक्वल टू की कंडीशन में अपन लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस इक्वल टू और लेस देन। देखो अगर बैटरी अपने पास में नॉन आइडियल है, अगर उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो बराबर होने का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो अपने पास में उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और आइडियल का कंडीशन अपने यहाँ दिया हुआ नहीं है, अपन उसको नॉन आइडियल मान के सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में दो कंडीशन आता है। चार्जिंग में तो ई प्लस आई आर आता है, का मतलब वी मोर देन ई होगा, और अपन लोग बोल सकते हैं वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये डिस्चार्जिंग में आता है, लेस देन ई होगा। तो इक्वल टू की तो कंडीशन ही नहीं है, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं, ये कह रहा है इक्वल टू और लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात सुनो देखो। ये कह रहा है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ए बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। और ये कह रहा है कि अपने पास में आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड इज द करंट थ्रू इट। देखो डिस्चार्जिंग का कंडीशन है, और डिस्चार्जिंग में अपन लोग यही बोलते हैं कि जो बैटरी है, उस बैटरी की अगर अपन बात करें, और यहाँ अपन लोग बोलते हैं ईएमएफ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। डिस्चार्जिंग का मतलब करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट की तरफ जा रहा है। तो अपन लोग बोल सकते हैं, अगर यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज में निकालता हूँ, ए और बी कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा ईएमएफ, इसको ई मान लेता हूँ, तो अगर क्लोज सर्किट के फॉर्मेट में माने तो मैं लिखूंगा वी ए, तो लिखेंगे माइनस ई, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का आई आर, दिस इज इक्वल्स टू वी बी। तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर, अपन लोग इसको लिख सकते हैं ई माइनस आई। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन तो सही है, और ये किसका कंडीशन है, डिस्चार्जिंग का है। तो अपने पास में S2 करेक्ट होगा, S1 जो है वो, बात समझ आ गई। और अगर ये चार्जिंग का स्टेट होता तो अपन लोग बोलते V का वैल्यू E प्लस आई आर से ज्यादा आता, E से ज्यादा आता। चलो जी,
नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है देखो, ध्यान सुनो। For the circuit shown in below, match list 1 and list 2 when switch S is switched off. स्विच्ड ऑफ का मतलब हो गया इसको सर्किट से हटा दिया। पहले मान लो इसमें कुछ पर्टिकुलर करंट चल रहा था, अपन ऐसे मान लेते हैं। पर्टिकुलर अगर इसमें करंट चल रहा था तो इससे जाने वाला करंट जो होगा वो I1 होगा। इसका ईएमएफ मैं E बोल देता हूं, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो अपन लोग इसको ऐसा मान सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R/2 हो गया। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये R है, तो टोटल मिला के मेरे पास में वैल्यू बन गया 3R/2। क्या वैल्यू बना? 3R/2 के बराबर बन गया। ठीक है, तो अपने पास R/2 और R दोनों मिला के 3R/2। तो पहले जो करंट जा रहा था I1 जा रहा था, उस I1 की वैल्यू को मैं यहां से मेंशन कर सकता हूं, और इसकी वैल्यू अपन लोग बोल सकते हैं V डिवाइडेड बाय, यहां मैं लिखूंगा 3R/2। तो 2 चला गया अपने पास में ऊपर, तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास में 2/3 ऑफ V/R। ये I1 है जो बैटरी से टोटल करंट चल रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको हटा दिया, तो अब जो अपने पास में करंट बचा, वो जो रेजिस्टेंस बचा, वो रेजिस्टेंस R और R, मैं इसको ये बोल दूंगा टोटल जो मेरे पास में वो 2R हो गया। तो अपन लोग बोलेंगे अब जो मेरे पास में I1 डैश का वैल्यू आएगा वो V डिवाइडेड बाई 2R हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट नहीं है। तो एक बात सोचना भी ध्यान से, पहले जो करंट था अपने पास में वो करंट था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ किसके बराबर था? 3R/2 था। इसका मतलब 1.5R था। अब जो इक्विवेलेंट है वो 2R हो गया। इसका मतलब R इक्विवेलेंट बढ़ने की वजह से जो करंट का वैल्यू है वो करंट का वैल्यू भी कम हो गया। इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूंगा कि I1 डैश का जो वैल्यू है वो I1 डैश लेस देन मेरे पास में I1 आए। इसका मतलब जो करंट I1 है वो I1 बोलो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो मैं बोल सकता हूं ए के लिए तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो Q वाला होगा। I1 तो डिक्रीज करेगा, तो बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, I2 पे क्या फर्क पड़ा? I2 पे क्या फर्क पड़ा, ये अपन लोग थोड़ा एक बार सोचते हैं। तो बात सुनना देखो, पहले I2 की वैल्यू क्या आ रही थी? मैं कह रहा हूं यहां पे जो टोटल करंट अपने पास में गया था, वो टोटल करंट बैटरी से जो चला था वो 2/3 V/R था। ठीक है, अब अगर मान लो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये R और R बराबर होने के कारण इनमें करंट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर डिवाइड होगा। और बराबर डिवाइड होगा तो इसमें से जो I2 की पहले वैल्यू आ रही थी, उस I2 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं अपने पास में, टोटल करंट बोलो कितना? 2V/3R। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास में आया 1/3 V/R। और 1/3 V/R अपने पास में I2 का वैल्यू आ गया, इसका हाफ हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इस वाले को तो हटा दिया है, तो बैटरी से जाने वाला टोटल करंट जो होगा वो टोटल करंट ही बताओ किस में से फ्लो करेगा? I2 में से फ्लो करेगा। और I2 फ्लो करेगा तो बाद वाला जो I2 डैश होगा वो I2 डैश तो I1 के बराबर ही आएगा। और I1 के बराबर होगा तो I1 डैश के बराबर होगा, सॉरी, है ना? I2 डैश बराबर I1 डैश होगा ना, बाद वाले के बराबर। तो I1 डैश का वैल्यू बोलो भी कितना है? V/2R के बराबर है। कितना है? V/2R के बराबर है। तो बात सुनना भी ध्यान से देखो, तो पहले कितना था? 1/3 V, मतलब जो करंट था I0/3 था, अब कितना हो गया? I0/2 हो गया। तो करंट का वैल्यू घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। इसका मतलब I2 डैश का वैल्यू जो है वो अपने पास में बढ़ जाएगा। तो पहला Q हो गया, उसके बाद में किसका वैल्यू आ गया? P आ गया। तो QP, अब अगले देखो मैच करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा एक ही ऑप्शन बैठ रहा है अपने पास में, फर्स्ट वाला बैठ रहा है। कौन से वाला बैठ रहा है बताओ? फर्स्ट वाला बैठ रहा है। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में पहला ये इंक्रीज हो गया, दूसरा अपने पास डिक्रीज हो गया। देखो तीसरे ऑप्शन में मैंने सोल्व करते समय भी थोड़ा हो सकता है कि भी मैं मेरी जगह गलत हो सकता हूं। देखो इस वाले रेजिस्टेंस में से, इस वाले रेजिस्टेंस में से पहले जो करंट जा रहा था ना, वो पहले करंट जा रहा था वो अलग था। अब जो करंट जा रहा है वो अलग है। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो सेम नहीं रहेगा। ये दूसरी बात अपन लोग बोल रहे हैं नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अगर मैं बोल दूं कि भी अपने पास में नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये सेम कैसे रहेगा बताओ? ये तो चेंज होगा। इसका मतलब अपन लोग ये बोल सकते हैं विल रिमेन द सेम। नेट रेजिस्टेंस को मैं सेम नहीं बोल सकता, इसमें चेंज आएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग से ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ये फोर्थ थर्ड ऑप्शन वाले में, मैं अगर मेरा ओपिनियन होता तो ये बाउंस होता। हो सकता है मैंने गलत नोट कर लिया होगा, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि इसको अगर आप इसको हटाओगे तो ये 2R बन रहा था, पहले रेजिस्टेंस अलग था, तो सेम रहने के सवाल नहीं, सेम रहने का कोई भी चांस नहीं है। तो करंट I1 जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा जो I2 होगा उस I2 का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पहले कितना जा रहा था? V/3R जा रहा था, अब कितना जाएगा? V/2R के बराबर जाएगा। ठीक है, तो इसमें से करंट का वैल्यू बढ़ गया, ओवरऑल करंट घट गया, R जो अपने पास होगा वो सेम नहीं है।
ओके जी। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर है 3। क्या है, देखो बात सुनना। ये कह रहा है स्ट्रेट कॉपर वायर ऑफ 100 ग्राम। देखो मास गिवन है भाई, मास को मैं मेंशन कर देता हूं। m इक्वल्स टू 100 ग्राम के बराबर है एंड लेंथ 2 मीटर है, कैरीज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू इट। द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दैट नीड्स टू बी अप्लाइड टू कीप द वायर सस्पेंडेड इन मिड एयर इज, मतलब एयर के अंदर इसको फ्रीली अपने को बैलेंस करना है। तो एयर के अंदर मैं ऐसे बोल देता हूं, जो वायर की लेंथ है ना, उस वायर की लेंथ अपन ये बोल देते हैं 2 मीटर के बराबर है। ठीक है भाई। इसका जो मास है, उस मास को मैं बोल देता हूं 100 ग्राम। इसका मतलब अपन बोल देंगे 0.1 kg के बराबर है। ठीक है। तो ये कह रहा है मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दैट नीड्स टू बी अप्लाइड टू कीप द वायर सस्पेंडेड। तो देखो करंट कैरिंग वायर है और करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स को अपन लोग आई एल क्रॉस बी से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये बैलेंस रहेगा तो बैलेंसिंग की कंडीशन क्या आएगी? डाउनवर्ड फोर्स तो एम जी आएगा, अपवर्ड कोई फोर्स होगा जो इसको बैलेंस करेगा, तो यहां पर तो मैग्नेटिक फोर्स आ सकता है। और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अपन जानते हैं किसके बराबर होता है? आई एल बी। और आई एल बी मेरे पास बताओ किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। अपने को किसका वैल्यू निकालना है भाई? यहां से बी का वैल्यू निकालना है। तो मैं बी का वैल्यू अगर यहां से लिखूंगा तो मेरे पास आएगा एम जी अपॉन में आई एल। अब देखो एम जी लिखेंगे तो 0.1 इंटू 10 तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा यहां से, आई अपने पास में 1.5 एम्पियर है तो 10/15 लिख देता हूं। एल का जो वैल्यू मेरे पास में है वो एल अपने 2 मीटर के बराबर है। ठीक है भाई, तो 2 मीटर के बराबर होगा तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी 10/30 के बराबर। तो ये 1/3 बचा, और 1/3 बचेगा तो मैं 0.33 इसको बोल सकता हूं। तो अपने पास में जो आंसर होगा 0.33 टेस्ला के बराबर होगा। ध्यान है अपने को करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स निकालते हैं, कंसेप्ट में रिवाइज कर देता हूं। एफ बी इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यहां से क्वेश्चन अगर डायरेक्शन वायरेक्शन निकालो तो फिर करंट का डायरेक्शन इसमें गिवन होता है, ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है टिकल अपना। ठीक है, चलो जी, समझ आ गया होगा शायद आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुन। ये कह रहा है रजिस्टर हैविंग 3 वोल्ट रेजिस्टेंस, शायद गलत लिखा होगा, रेजिस्टेंस तो वोल्ट में नहीं होता, ओम में होता है। 3 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 3 वोल्ट बैटरी। चलो भाई ठीक है। एंड एन एमीटर है। तो अपन लोग ऐसे बोल देते हैं कि भी अपने पास में जो ये रेजिस्टेंस है ये 3 ओम है, रेजिस्टेंस 3 ओम है। यहां पे मेरे पास में जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी 3 वोल्ट है। साथ में कह रहा है कि मेरे पास यहां से एमीटर लगा हुआ है, और उस एमीटर की कंडीशंस क्या गिवन है? कंसीडरिंग द एमीटर्स एज ए गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 60 ओम विद ए शंट हैविंग 0.02 रेजिस्टेंस। शंट क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। तो 60 ओम तो ये हो गया, और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मैंने रेजिस्टेंस माना वो रेजिस्टेंस मैं ये बोलूंगा कि भी अपने पास में जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू 0.02 ओम के बराबर है, और ये 60 ओम है। ठीक है भाई। तो ये कह रहा था करंट इन द सर्किट वुड बी, तो सर्किट में करंट निकालना है, आई निकालते हैं। तो आई निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैं यहां से लिख सकता हूं आई दिस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विलेंट। वी अपॉन में आर इक्विलेंट। अब देखो आर इक्विलेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या मुद्दा है ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि अपने पास में जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, संटिंग जो होता है, उस संटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत लो रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक लॉजिक होता है कि आपने जो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया तो उसमें आर इक्विवेलेंट जो आता है वो हमेशा लिएस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आता है, जो सबसे कम होता है उससे भी कम आता है। तो आपने 60 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में 0.02 ऐड कर दिया, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट 0.02 से भी कम आएगा। का मतलब आर इक्विवेलेंट बहुत कम हो जाएगा। मैं एक बार के लिए थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए ऐसे मान लेता हूं कि जो ये सोल होगा ये नियर बाय जो अपने पास आएगा ये 0.02 ओम आएगा। आएगा तो इससे कम ही आएगा, ज्यादा तो आना नहीं, नियर बाय मान लिया मैंने ना, तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बताओ कितना है अपने पास में? आर इक्विवेलेंट बराबर 3 प्लस 0.02, तो मैं बोलूंगा यहां से 3.02 ओम के बराबर आया। ठीक है। तो करंट लगभग जो अपने पास आएगा वो 1 एम्पियर के आसपास आएगा। तो अपन लोग बोल देते हैं कि जो आई का वैल्यू बनेगा वो वी बाई आर इक्विवेलेंट होता है, जो बैटरी से चलता है। बताओ वी का वैल्यू किसके बराबर है? अपने पास 3 वोल्ट के बराबर है, और 3.02 अपने पास में ओम हो गया, तो ये करंट जो आएगा अपने पास में एम्पियर के ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अपने यहां से 1 के आसपास मेरे को जो करंट लग रहा है वो ये लग रहा है, पॉइंट आएगा तो 1 से कम, 1 के आसपास आएगा, 0.993 एम्पियर। और आप एक बार थोड़ा सा बेसिक सी हल्की सी कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर अब अपने पास में है 5। ठीक है,
क्या कह रहा है देखो, बात सुनना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा होमवर्क आपसे करवाऊंगा मैं ना। ये कह रहा है टू बैटरीज हैविंग नॉन जीरो ईएमएफ, E1 एंड E2 है, हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल में जोड़ा है तो गिवन E2 इज ग्रेटर देन E1। हाउ अबाउट द इक्विवेलेंट ईएमएफ ई ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऑर्डर बताना है अपने को, ठीक है। बात सुनना, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैं बोल देता हूं ये E1 है, ये मेरे पास R1 है, ये E2 है, यहां ये मेरे पास में R2 है, ठीक है भाई। तो अपने पास यहां से एक ये कह रहा है कि भी अपने पास में ई इक्विवेलेंट जो आएगा सर्किट का, वो देखो ई इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, बात सुनना। ई इक्विवेलेंट बराबर, अपन हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं, E1/R1 प्लस का E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। अब मैं भी कंसेप्चुअली या मेरे अनुभव के आधार पे बता देता हूं कि R1 R2 के जब तक वैल्यूज नहीं गिवन होंगे ना, तब तक अपन इस ऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बात समझे। अपने वैल्यूज लेकर के एक बार इसको चेक कर लो, मान लो ये दोनों बराबर होते, मान लो ये दोनों बराबर होते, तो दोनों बराबर होते तो क्या होता, दोनों बराबर होते तो मैं ऐसे बोल देता कि भी अपने पास में यहां से 1/R तो आ जाता बाहर, तो ये बचा E1 प्लस E2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां जो अपने पास हो जाता वो 2/R हो जाता, 1/R से 1/R गया तो ईएमएफ का वैल्यू आता E1 प्लस E2/2। इसका मतलब दोनों का एवरेज आ जाता, और दोनों का एवरेज आता तो अपन क्या बोलते, देखो E2 का वैल्यू E1 से ज्यादा है, इसका मतलब E2 का वैल्यू E1 से ज्यादा है। तो जो मेरे पास में वैल्यू आता, ये जो ई इक्विवेलेंट आता, वो ई इक्विवेलेंट देखो इनमें कम कौन है, तो अपने पास में ये जो E2 गिवन है, ये E2 का वैल्यू E1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जो अपने पास में ईएमएफ आएगा वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा, और इंटरमीडिएट होगा तो अपन लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, रेंज कौन सी सेट बैठेगी भाई इसकी, ग्रेटर देन E1 है, तो अपन एक काम करते हैं ना, चलो डेटा से सेट कर लेते हैं। 10 वोल्ट मान लिया, इस वाले को अपन ने बोल दिया कि भाई ये अपने पास में 4 वोल्ट है, तो जो अपने पास वैल्यू आएगा ईएमएफ का, E1 प्लस E2 जो आएगा बाई 2, तो अपन बोल देते हैं 10 प्लस 4 बटे में मैंने लिख दिया 2, तो अपने पास आ गया 7 वोल्ट। अगर ये 7 आएगा तो अपने पास में बोल सकते हैं कि भी अपने जो वैल्यू बनेगा, ये वैल्यू E2 से कम है और E1 से ज्यादा है। E1 से लेस का कंडीशन बन रहा है, में बिना डेटा के सोल्व होगा नहीं है। R1 R2 के जब बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि ये बैठेगा क्वेश्चन। बाकी आप लोग एक दो तरीके करना अगर बैठ जाए तो, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन तो है ही नहीं यहाँ पे। इक्वल तो चलो मैंने मान लिया, लेकिन इक्वल में तो ये वैल्यूज गिवन नहीं है, तो आप दो पेयर करना, एक काम करना, एक तो ऐसे 10 वोल्ट और 4 वोल्ट ये डेटा ले लेना। फिर दूसरा अपने इसमें काम करना कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो तो मान लेना एक बार के लिए 1 ओम मान लेना, एक बार इसको 2 ओम मान लेना, ठीक। फिर एक बार इसको उल्टा सीधा कर देना, ये 2 ओम मान लेना, ये 1 ओम मान लेना, ये ना जरूरी नहीं है ना R1 R2 से ज्यादा हो कम हो, इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। ये 3 पेयर चेक करना, देखे कंडीशंस क्या बनती हैं। डेटा ले लेना, ये 10 वोल्ट बन गया, ये 4 वोल्ट बन गया, एक बार R1 कम मान लो, एक बार R2 को कम मान लो, ठीक है। ऐसे करके आप लोग 2 पेयर में इसके क्वेश्चन को सोल्व करोगे, और इसमें बताना कि कौन सा कंडीशन क्या बनता है। देखो ये तो मेरे हिसाब से बैठेगा नहीं, लेस देन इवन वाला बैठना चाहिए इसके अंदर, है ना। तो आप लोग एक बार ट्राई करेंगे मेरे कहने से, ठीक है। ज्यादा टाइम में यूटिलाइज नहीं करूंगा, तरीका मैंने बता दिया आपको कि जो अपने पास में डेटा ले लेना, 10 वोल्ट 4 वोल्ट, एक बार 1 ओम 2 ओम ले लेना, 2 ओम 1 ओम ले लेना, उल्टा करके, क्योंकि R1 R2 का ऑर्डर तो अपने को गिवन नहीं है ना, वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका लिया है अपन ने, तो इसमें शायद मुझे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपल सा एक डेरिवेशन आता है आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्ट शोज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेडियस R। आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो इनसाइड जो आता है एम्पियर सर्किट लॉ से प्रोपोर्शनल टू R आता है, सरफेस पे मैक्सिमम आता है, और आउटसाइड जो आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आता है। तो ऐसा अपने पास में ग्राफ बनेगा, बोलो कौन से वाला, थर्ड वाला, ठीक है। आप बहुत आसानी से एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ है, सॉरी एम्पियर्स लॉ है, उसके अंदर ये डेरिवेशन आता है जनरली कि करंट कैरिंग जो सिलेंड्रिकल वायर होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही बात है, घूम के आ गई थोड़ी सी। दो स्टेटमेंट है लेबल्ड एज असरेशन एंड अदर इज रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी, ऑलवेज लेस देन, ठीक है।
कह रहा रीजन, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ए बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V लेस देन E। बोलो ये क्या है? ये सही है। अपन लोग क्या बोलते हैं, जो अपने पास में A होगा वो फॉल्स होगा, R जो होगा वो ट्रू होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्या भाई? कह रहा A एंड R बोथ आर करेक्ट, ये तो वैसे ही गलत है। A एंड R बोथ आर करेक्ट एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, बोथ आर करेक्ट, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो अपन लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ ए बैटरी। ये ज्यादा भी हो सकता है, कौन सी कंडीशन में? चार्जिंग वाली। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, याद करना है आपको, मैं फिर बता देता हूं। एक कई बार डेटा बेसिस क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये प्रैक्टिकल से बनता है, ऐसा कोई इसका लॉजिक है नहीं। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस गिवन होते हैं और उसमें एलोइज गिवन होता है, और उसमें जो गैलियम आर्सेनाइड होता है उसका ग्राफ नॉन ओमिक कर्व की तरह बनता है, और ये आपके डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसमें मैं कुछ कंसेप्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अपने जो गैलियम आर्सेनाइड है डिवाइस जो होगा वो नॉन ओमिक डिवाइस की तरह बिहेव करता है, और ये ग्राफ बन गया। तो कई बार इंफॉर्मेटिव बेसिस क्वेश्चन भी आ सकता है, बट चांसेस थोड़े कम है। केवीएस और ईएमआरएस के लेवल पे थोड़ा कंसेप्चुअल अप्रोच ही आता है, और ये मान के चलिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आगे के एग्जाम कंसेप्चुअल अप्रोच के बेस्ड पे ही थीम बन रही है, डायरेक्ट ऐसे इंफॉर्मेशन बेसिस नहीं बनेंगे। एआई का इन्वॉल्वमेंट हो गया भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन लोग डिस्कशन करते हैं, क्या गिवन है। सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम 27 डिग्री सेल्सियस, 2.7 ओम 100 डिग्री सेल्सियस पे, विच वन ऑफ द वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली गिव्स द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। कोई बात नहीं भाई, आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसमें। तो बोलो क्या आएगा? R2 बराबर R1, यहां मैं लिखूंगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। बोलो R2 का वैल्यू कितना है? 2.7 ओम। R1 का वैल्यू कितना है? 2, यहां बचेगा 1 प्लस अल्फा। डेल्टा टी बताओ कितना है भाई? 27 से अपन ने 100 कर दिया अपने पास, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस करूंगा तो ये मेरे पास में 73 आ जाएगा, ठीक है साहब। तो अपन लोग बोल सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू 73 बराबर आएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 2.1, इसका मतलब 27/21 आ जाएगा, और इसको अपन लोग बोल सकते हैं 9/7, ठीक है भाई। तो अपन अगर अपन बोले अल्फा इंटू में 73 बराबर क्या जाएगा? 9/7 - 1, और जो अल्फा का वैल्यू होगा वो 9/7 - 1 डिवाइडेड बाय, यहां बोलो कौन बचेगा? 73 डिग्री सेल्सियस इनवर्स बोल दो, या फिर चाहे आप इसको केल्विन इनवर्स बोल दो। वैल्यू आप इसका सॉल्व कर सकते हैं, डेटा इसका पर्टिकुलर सा एक बन जाएगा। 9/7 - 1 अगर अपन लिखेंगे तो ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगा 2/7, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 73। तो ये वैल्यू बनेगा 2 डिवाइडेड बाय, अगर अपन यहां से लिखते हैं तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ बन रहा है, 2/511। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसका अप्रोक्सीमेशन आता है, ज़्यादा टाइम इसमें खराब करेंगे नहीं अब। 2/511, ये अपने पास में 0.00399, मतलब 4 के आसपास आएगा। तो अपन लोग बोल सकते हैं ये आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला, 4 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। ओके जी। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखें 10, क्या गिवन है भाई? ये करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। देखो ज्यादा बताने की बात नहीं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πd, या आर, आप लोग जो भी बोलना चाहें आप लोग कर लेना भाई साहब, मैं ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, कोई लॉजिक तो है नहीं, ठीक है। ज्यादा या फॉर्मूला याद रहेगा आराम से कर दोगे, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल बात है। ये क्या कह रहा है दूसरा देखो, स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर कॉइल with 50 turns carries a current of 4 ampere, it is suspended vertically in a uniform magnetic field of 0.6 tesla such that the plane of the coil makes an angle of 60 degree with the field, the magnitude of torque experienced by the coil is close to। देखो क्या कह रहा है, बात सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। देखो प्लेन 60 डिग्री बना रहा है एंगल, है ना, तो मैं कॉइल को ऐसे मान लेता हूं, वायर कॉइल है, इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल बनाता है,
और वो एंगल में बोल देता हूं 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है। अब देखो इसमें जो मेरे पास में टॉर्क आता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो अपन करंट कैरिंग लूप के लिए अपन लोग टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं एम क्रॉस बी, टॉर्क के बराबर है ना। और एम कौन होता है आप लोग सब जानते हो, एन आई ए, इंटू में बी, साथ में आता है साइन थीटा। एन कौन है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो देखो एरिया वेक्टर तो इसका ऐसे बनेगा भाई साहब, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा तो एंगल ये 60 है, तो मैं बोल दूंगा ये एंगल कितना है अपने पास, 30 है, 90 माइनस 60। तो अगर मैं टॉर्क का वैल्यू निकालता हूं तो एन कितना है मेरे पास में, एन नंबर ऑफ टर्न्स 50 है। करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, 4। एरिया अगर मैं बोलूंगा साइड 5 है, मैं लिखूंगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू मेरे पास में गिवन है वो मैग्नेटिक फील्ड है 0.6 टेस्ला। इनटू में यहां वैल्यू आएगा sin 30, sin 30 को मैं लिख दूंगा 1/2। अब इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व कर लें, किसका वैल्यू आ जाएगा, टॉर्क का। या मैंने एरिया जो है वो स्क्वायर कोइल का एरिया लिखा है, और एरिया जो अपन बोलते हैं स्क्वायर कोइल का साइड स्क्वायर होता है। साइड अपने को 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो एरिया अगर मैं निकालूंगा तो साइड स्क्वायर का मतलब हो गया 25 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर। ध्यान रखना एंगल जो गिवन है वो प्लेन का फील्ड के साथ में है, बट जो अपन टॉर्क का रिलेशन लगते हैं, डिराइव करते हैं, तो थीटा जो आता है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है जी, थोड़ी लैंग्वेज वगैरह कई बार घुमा देते हैं, सवाल बेसिक है, कुछ ज्यादा टफ सवाल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। यह टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर कैरी करंट्स ऑफ 10 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रेस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है भाई, ये ले जा रहा है इधर 10 एम्पियर पे, ये ले जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ करंट कितना है, 4 एम्पियर है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय कंडक्टर बी, कंडक्टर बी, मैं इसको ए बोल देता हूं, ये बोल देता हूं बी बोल देता हूं। दोनों में सेपरेशन जो मेरे पास में है वो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है बी ऑन 5 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ कंडक्टर ए। देखो ध्यान दो, अपन जब पैरेलली प्लेस्ड करंट कैरिंग वायर्स पे फोर्सेस निकालते हैं तो दोनों एक दूसरे की यूनिट लेंथ पे जो फोर्सेस लगाते हैं वो सेम आते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स एट पर यूनिट लेंथ बराबर म्यू नॉट I1 I2/2πd। अगर रिलेशन आपको ध्यान हो, और ध्यान रखना भी पड़ेगा, ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो फोर्स एट पर यूनिट लेंथ जो आता है वो आता है म्यू नॉट I1 I2/2πd। यहाँ डी जो होता है वो सेपरेशन होता है। ये तो फोर्स एट पर यूनिट लेंथ है, बट अपने को कितनी लेंथ पे निकालना है, 5 सेंटीमीटर पे। तो अपन लिखेंगे एफ बराबर म्यू नॉट I1 I2/2πd, और इनटू में जो इसका लेंथ किसका दिया हुआ है, वायर बी का, और जो एल बी अपने को गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर इसमें कंडीशंस क्या आती हैं, कंडीशंस आती हैं कि अगर करंट इनमें सेम डायरेक्शंस में जाता है तो अट्रैक्शन होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिपल्सन होता है। फोर्सेज अपन निकाल सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूं कि इस वाले वायर का, वायर ए का मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो यहां अंदर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अगर इस रूल से मैं निकालता हूं इसका करंट एलिमेंट किधर आएगा, देखो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे आता है, फोर्स का डायरेक्शन आता है I × L × B। तो L का डायरेक्शन बोलो यहां पे किधर है, माइनस जे कैप में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर है, माइनस के कैप में है। और जो अपने पास में वेक्टर प्रोडक्ट से जब अपन कंडीशन लेते हैं, तो कंडीशन लेते हैं तो क्या लिखते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप क्या आता है, आई कैप आता है। आई कैप आता है, तो माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप भी क्या आएगा, आई कैप आएगा। इसका मतलब बाहर की तरफ फोर्स आएगा, और बाहर की तरफ फोर्स आने का मतलब है ये इसको अपनी तरफ तो बिल्कुल नहीं खींचेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट जो होता है वो रिपल्सिव होता है। मैग्नीट्यूड आप इसमें वैल्यू रख के निकाल देना, तो देखो अट्रैक्शन वाले तो पॉसिबल नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। डेटा गिवन है, डेटा यहां पे पुट करो, आंसर नहीं। तो क्लियर, चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 23, सॉरी 13। देखो भाई क्या गिवन है, ये कह रहा है 1.2 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ ए वायर, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटर्ड एट 0 0 लाइज अलोंग वाई एक्सिस। चलो पहले इसके कोऑर्डिनेट ही बना लेते हैं। ये वायर है और वायर यहां पे रखा गया है, और इस वायर का एक एंड जो है वो 0 0। लेंथ ऑफ द वायर अपने पास में जो गिवन है वो 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये भी मान लेते हैं। करंट जो चल रहा है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और करंट का वैल्यू है 6 एम्पियर के बराबर, तो दिया वैसे वैसे लिख रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 12 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां पे कोई पॉइंट मान लिया अपन, 12,0। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब सर कैसे निकालें, याद करो, याद करो कि अपने पास में
फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन एक फॉर्मूला निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, और उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहां पर होता है साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2। यहां थीटा 1 और थीटा 2 जो होता है वो वायर के जो एंड्स होते हैं, वो जिस पॉइंट पे अपन फील्ड निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनाए जाने वाले एंगल होते हैं। तो ये वाला एंड तो यहां एंगल बनाएगा जीरो, तो एक तो वैसे जीरो हो गया। दूसरे वाला जो एंड होगा वो यहां पर एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा थीटा, और इसको मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? देखो, ये डिस्टेंस 12 है, ये डिस्टेंस 1.2 है, तो मैं इस वाली डिस्टेंस को अपन थ्योरम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में एक एंगल तो आ गया जीरो के बराबर, और दूसरा एंगल बचा साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 की वैल्यू अपन लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है बताओ? थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। बोलो बी का वैल्यू जो मेरे पास होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और इस साइन थीटा 2 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लेंथ तो होगी एल, और इस वाली लेंथ को मैं बोल देता हूं आर। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा एल बाय आर के बराबर। बात समझ आ गई होगी शायद, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास में सारी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज मेरे पास में यहां पर गिवन है। बताओ क्या गिवन है? आगे का काम तो आप कर सकते हो भाई, देखो थोड़ा हिंट देना मेरा काम है, बाकी एक एक बात अगर सोल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैल्यूज आपको रख लेनी, इतना काम कष्ट तो आप लोग करना प्लीज, मेरी थोड़ा सजेशन व्यक्तिगत है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपन जानते हैं 10 टू दी पावर माइनस 7 होता है। करंट अपने को 6 एम्पियर गिवन है, डी का वैल्यू कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा। एल बाई आर निकालोगे तो वैसे यूनिट से यूनिट तो वैसे कैंसिल आउट हो जानी है, बस अपना थोड़ा सा कष्ट ये करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। और आर का वैल्यू बोलो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहां रखो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल। क्लियर है बात? समझ आ गया? ओके जी। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर है 14। शायद क्या ही बताऊंगा मैं इसके बारे में। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, पी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है, याद ही होगा इतना, तो डेरिवेशन बताने की जरूरत ही नहीं है। इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी निकाल दो, ईएम वेव्स में निकाल दो, ईएमटी में पढ़ते होंगे आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। तो अपने पास में जो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, हालांकि वैसे तो डेरिवेशन है बट जनरली अपन इसको याद रखते हैं, तो कोई बड़ा काम नहीं। ठीक है भाई, क्या देखो बात सुनना आगे ध्यान दो। ये कह रहा है सोलेनोइड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ये गिवन है, एल गिवन है 2 मीटर के बराबर। क्रॉस सेक्शन एरिया जो मेरे पास में गिवन है वो 1.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए मेरे पास में पर यूनिट लेंथ। क्या कह रहा है? कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब अपने पास में तो इसकी स्मॉल एन का वैल्यू दे दिया है, टर्न डेंसिटी दे दी, एन बाई एल दे दिया है, इसका मतलब स्मॉल एन है, टर्न डेंसिटी है 200 आ गया मेरे पास। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड इज, याद करो सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस जब अपन निकालते हैं तो ये ईएमआई का क्वेश्चन पुट हो गया इसमें। म्यू नॉट एन स्क्वायर वी होता है, वी यहाँ पे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को मैं ए एल लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। म्यू नॉट बोलो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? एन स्क्वायर तो होगा 200 का स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है? क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, तो 10 टू दी पावर माइनस 3 लिख देते हैं। इंटू लेंथ कितना गिवन है? ये 2 मीटर के बराबर गिवन। तो अपने पास में इंडक्टेंस तो निकाल सकते हैं। म्यू नोट का वैल्यू क्या होता है? म्यू नोट होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, ये बन गया 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू में आ गया 2। तो अपने पास में ये वैल्यू बोलो कितना आ गया? ये तो हो गया 8 हो गया, और 8 और 4 करेंगे तो 32 आ गया। तो ये 32 पाई तो यही बन गया, इंटू में -7 -4 और -3, तो ये हो गया -10 और 4 हो गया -6। तो अपन लोग -6 को माइक्रो बोल सकते हैं, तो 32 पाई माइक्रो हेनरी के बराबर आ गया। एक बार पढ़ लेना, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में से जनरली एक क्वेश्चन 100% पुट होता है, टॉपिक स्ट्रॉन्ग रखना थोड़ा है ना। और एक बार जनरली तो आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए, वो ज्यादा भी जरूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या गिवन है देखो ध्यान दो। फॉर द गिवन सेगमेंट ऑफ ए सर्किट मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फॉर वीएबी। पहला देखो क्या कह रहा है, अगर करंट 5 एम्पियर है, अगर करंट 5 एम्पियर है और इधर आ रहा है ना, ऐसे बोल देते हैं, तो ए से लेकर के बी तक जाते हैं, तो अपन लिखेंगे वी ए माइनस का 10। करंट अगर इधर आएगा तो अपन लोग बोल देते हैं 5, तो ये हो जाएगा अपने पास में 10 बराबर आ गया वीबी। ये टर्मिनल वोल्टेज तो जीरो आ गया, इसका मतलब ये बनेगा क्यू।
अच्छा, आई बराबर 0 एम्पियर होता, अगर करंट ही 0 होता तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट आता, ऑब्वियस सी बात है। तो अपने पास में ये कंडीशन आ जाता पी वाले कंडीशन। तीसरा तो चेक करना ही नहीं है। -5 एम्पियर का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स मान लो पहले वाले से, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। तो अपने पास में 3 ही ऑप्शन बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने ए वाले में तो क्यू बन गया, तो भी ठीक है। और ऐसा तो एक में गिवन है, ए वाले में क्यू आ गया, बी वाले में पी आ गया और ये आर आ गया। तो एक ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2 के। देखो कितने आसान सवाल, टफ नहीं है। अच्छे तैयारी करी होती है ना तो बहुत आसान लगेंगे ये। मैं ऐसे नहीं कह रहा कोई पेपर का लेवल टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी बातें अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। पेपर के बाद में आकर के तो अपन तीर मार ही लेते हैं, बहुत कुछ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द पेपर भी सॉल्व करना बड़ा एक अच्छा टास्क माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या गिवन है, देखो ध्यान देना। ये कह रहे चार्ज पार्टिकल, देखो थ्योरेटिकल है, थोड़ा बनाना पड़ेगा इसका इमेज क्या है। Charge particle of mass m and charge q at origin of a coordinate having velocity v naught I cap, ऐसे बोल देते हैं, v naught I cap मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कह रहा है इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E नॉट J कैप। बहुत बढ़िया बात है, अपन ने बोल दिया E नॉट J कैप। पाथ कैसा होगा इसका, पैराबोलिक होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो आएगा चार्ज पार्टिकल का, वो एक्सेलरेशन तो फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये कह रहा है एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एल। ये फील्ड केवल x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू एल तक ही है। और यहां तक अगर ये एक्सेलरेट होगा तो एक इनिशियल वेलोसिटी से अपन ने प्रोजेक्ट किया, तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। यहां पे अपने पास पार्टिकल का जो पाथ है, वो पार्टिकल का पाथ यहां बनेगा पैराबोलिक। कौन सा पाथ बना, पैराबोलिक पाथ बना, क्योंकि वाई डायरेक्शन ऑलवेज एक्सेलरेटेड। और अगर अपन इस कंडीशन लेते हैं तो इसका पैराबोलिक पाथ बनेगा। पैराबोलिक पाथ बना तो यहां से इनिशियल डायरेक्शन से ये अपना कुछ एंगल से डेविएट हो गया थीटा से, यहां जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया खत्म। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है देखो, विच इसमें क्या कह रहा है, देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू बी नॉट आई कैप, वो भी उधर ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मोशन ऑफ द पार्टिकल इन रीजन एक्स ग्रेटर देन एल। ये कह रहा है यहां जब ये जाएगा, यहां जब ये गया थीटा एंगल पे डेविएट हो गया, और ये कह रहा है इससे आगे मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अंदर, तो ध्यान दो मैं ये मान सकता हूं दिस पार्टिकल इज एंटरिंग एट एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसी कंडीशन में पार्टिकल का पाथ हेलिकल होता है। आप याद करो, दो कंपोनेंट बनेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा के कारण सर्कुलर रिवॉल्व करेगा, उसके कारण आगे चलेगा। तो थीटा एंगल पे पार्टिकल को अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा बनेगा, हेलिकल बनेगा। पार्टिकल कंटिन्यूअस, ये तो गलत हो गई बात। पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ये भी गलत हो गया। सर्कुल कब बनता है, जब v परपेंडिकुलर टू b होता है। अगर पार्टिकल मूव्स इन ए हेलिक्स विद एक्सिस ऑफ हेलिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, ये अपन लोग मान सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपन पार्टिकल मूव्स इन ए हेलिक्स हैविंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ रेडियस पी नॉट एल अपॉन ई नॉट बाय वी नॉट अपन बोल देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी निकाल लो पहले यहां से, उसके बाद में हेलिक्स भी अपन लोग निकाल सकते हैं, काम आपका है। ये सिंपल से मेरे को शायद सेम सेम से लग रहे हैं। हेलिक्स विद एक्सिस ऑफ द पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस आ गया। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ रेडियस ई नॉट एल वी नॉट, और वी नॉट अपन ने बोल दिया। ठीक है, वी नॉट से छोड़ेंगे तो अपने यहां तक की डिस्टेंस के बाद में पर्टिकुलर एक स्पीड आ जाएगा, और उसके बाद में अपन इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ ये वी स्पीड से एंटर किया, तो वी नॉट तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, वी नॉट तो वैसे ही चेंज नहीं होगा। तो अपने पास में जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, बोलो वाई वाली कितना होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। एक तो मैं ये लगा सकता हूं, चलो भी बहुत बढ़िया। अच्छा एक ऐसे भी लगा सकते हैं, वी वाई स्क्वायर माइनस का यू वाई स्क्वायर बराबर 2ay इंटू में यहां जो डिस्टेंस अपने पास में है उस डिस्टेंस को अपन लोग बोल देते हैं y के बराबर। या मैं इससे भी लिखा सकता हूं, देखो t की वैल्यू से भी लिख सकते हैं, इसी से लिख देता हूं। यू वाई तो जीरो था, ये अच्छा बन गया क्वेश्चन। एक यू वाई जीरो था, ए वाई का वैल्यू बताओ, ए वाई का वैल्यू बताओ। ए वाई का वैल्यू आएगा तो अपन लोग बोल सकते हैं क्यू ई बाई एम। मैं लिखूंगा यहां से क्यू ई नॉट बाई एम इंटू में टी का वैल्यू निकालना है। तो बोलो टी क्या होगा भाई, ये जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो x डिस्टेंस में, x डायरेक्शन में l डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, और यहां से लेकर के इस कोऑर्डिनेट तक जाने का जो टाइम होगा, ये कोऑर्डिनेट तो अपने पास में एक्स वाई है। अच्छा ये वेलोसिटी कभी चेंज होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट बना रहेगा। तो मेरे पास अगर टाइम का वैल्यू आएगा तो मैं लिख दूंगा x डिवाइडेड बाई वी एक्स।
x तो वी एल एल है और ये क्या बन गया मेरे पास में वी नोट बन गया, तो मेरे पास में आ जाएगा एल बाय वी नोट के बराबर। ठीक है भाई, ये वी वाई आ गया। अब देखो वी वाई का मतलब कौन है, ये वो वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो रेडियस का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, रेडियस का फॉर्मूला अगर ध्यान हो तो अपन लोग देते हैं एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी के बराबर। मैं यहां से लिखूंगा एम वी परपेंडिकुलर, बताओ भाई किसके बराबर है, क्यू इंटू ई नोट इंटू एल डिवाइडेड बाय, यहां मेरे पास आएगा एम वी नोट और यहां बचेगा क्यू बी के बराबर, क्यू से क्यू गया, एम से एम गया, ये बचा ई नोट एल डिवाइडेड बाय बी वी नोट, ई नोट एल डिवाइडेड बाय बी नोट वी नोट। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। अच्छा कंसेप्ट डाला है भाई साहब, अच्छा कंसेप्ट। मैं कह रहा हूं मैकेनिक्स लगा दी साथ में, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, कोऑर्डिनेट एक्स वाई आ गया, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये कंपोनेंट तो कभी चेंज होगा नहीं, तो यहां तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो एल बाई वी एक्स लगा सकते हैं। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देगा, और सर्कुलर पाथ की रेडियस होता है आर इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी के बराबर। अच्छा सवाल बनाया, ऐसे सवाल आए तो मजे भी आए, और जो ढंग से पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो ये मान लो कि बहुत जबरदस्त काम हो जाए। क्या भाई, क्वेश्चन नंबर है 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कार्बन रजिस्टर। क्या बताना है, कार्बन क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, दे आर लार्ज इन साइज, गलत होगी यही तो बात, दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज एंड यूजुअली हैव रेजिस्टेंस वैल्यूज इन हायर रेंज, बिल्कुल सही बोल रहा है। बड़े रेजिस्टेंसेज को, सर्किट्स को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाता है, कॉम्पैक्ट साइज अरेंजमेंट है, लेकिन दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज एंड यूजुअली हैव रेजिस्टेंस वैल्यूज इन लोअर रेंज, ये भी गलत हो गया। दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज, एक्सपेंसिव एंड मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये भी गलत हो गया, एक्सपेंसिव ऐसे नाम की कोई चीज नहीं होता, दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज एंड यूजुअली हैव रेजिस्टेंस वैल्यूज इन हायर रेंज, ऐसा मान सकते हैं ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूँ 19, two bulbs of 40 watt and 60 watt are connected with a 220 volts फैन सप्लाई। इसका मतलब ये हो गया इनका ये रेटेड वोल्टेज है, ये इनका रेटेड पावर है। रेजिस्टेंस पावर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, पी स्क्वायर बाई आर। रेटिंग की बात करता हूं, पी नोट वी नोट और आर नोट। रेजिस्टेंसेज का रेशियो देखो, रेटिंग वोल्टेज तो सेम है, सेम लाइन के अंदर कनेक्टेड है, तो अपने पास में जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो मेरे पास में आर ए अपॉन आर बी आएगा, दोनों का जो रेशियो आएगा मैं बोल दूंगा पी बी अपॉन पी ए आएगा, और पी बी अपॉन पी ए का मतलब मेरे पास में हो गया 60/40, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसको ये 3:2 आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 4। ज़्यादा टाइम खराब करने की बात ही नहीं इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20th क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक का रेजिस्टेंस हो गया 10/R, डिवाइड किया है, स्ट्रेच नहीं किया है। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या कह रहे हैं, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चलो भाई ठीक है। तो हर एक का अगर ये आ गया तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो मैं बोल रहा हूं, आर इक्विवेलेंट जो मैं बोल रहा हूं, उस आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बोलो क्या होता है भाई, आर बाई एन होता है। क्या होता है, आर बाई एन के बराबर। तो पहले मैंने क्या कर दिया, 10 बाई, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया क्या, आर बाई टेन, आर बाई टेन, आर बाई टेन। फिर इन सबको अपन ने जोड़ दिया तो ये वैल्यू आ गया, आर बाई टेन एक है और ऐसे 10 ब्रांच है, तो अपन लोग क्या लिखते हैं बताओ, आर बाई टेन तो एक था, डिवाइडेड बाई ऐसे आइडेंटिकल जो हैं वो 10 हैं, तो अपने पास बन गया आर बाई 100, और आर बाई 100 का वैल्यू जो मेरे पास होगा वो 0.01 आर होगा। कैसे ये सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब, 9th क्लास के बच्चे के से सवाल है, प्री फाउंडेशन का बच्चा पढ़ता है ऐसी बात, अपने लिए कुछ टफ होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। चलो दोबारा वही आ गया भाई साहब, देख लो क्या दे रखा है, घुमा फिरा के वही पीवाईक्यूज में से भी अपन ने इतने टॉपिक्स पीवाईक्यू करे, देखो 2-3 सवाल तो वो हैं तो ईएमआरएस ने पूछ लिए, केवीएस ने पूछ लिए, केवीएस ने पहले पूछ लिए, वो बाद में पूछ लेते हैं, रिपीटेड सा आ जाता है मामला। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइस इज कनेक्टेड टू वेरिएबल पावर सोर्स, द वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ द डिवाइस इज सीन टू बी, वोल्टेज ग्राफ ये किसके लिए बताओ, गैलियम आर्सेनाइड के लिए है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो क्या मामला है, पीसेज ऑफ एल्यूमिनियम तो मेटल है, देखो मेटल है ना, जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जर्मेनियम को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये कह रहा है आर प्लेस्ड एट रूम टेम्परेचर बिफोर दे आर हीटेड, मतलब गर्म करने से पहले रूम टेम्परेचर पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर देयर रेजिस्टेंसेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखो मेटल क्या होता है, याद करो टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर में और कंडक्टर की थ्योरेटिकल मैकेनिज्म जो है वो अलग है। और अपन एक बात ये बोल देते हैं, जो मेटल होता है
उस मेटल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है। उस थ्योरी का अपन ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं। तो जो मेटल होता है उसका तो टेम्परेचर के साथ में बढ़ेगा, मेटल के लिए है। और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ में बोलो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो ऐसा कोई एक ऑप्शन देख लो। पहले दो तो गलत हो जाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम विल इंक्रीज वाइल दैट ऑफ जर्मेनियम विल डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है 23। क्या गिवन है? देखो, एक करंट ऑफ 6 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर द मैग्नेट। और ये नहीं बताने की बात है ना, वही कंसेप्ट बात है। डिस्टेंस लिया है अपन ने एक, और इस डिस्टेंस पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो म्यू नॉट आई अपॉन, वही कंडीशन है। बोलो कितना होगा? 2 पाई डी। लॉन्ग डिस्टेंस पे सारे पैरामीटर गिवन है भाई साहब, वैल्यू रखना, सॉल्व कर लेना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर मेरे पास में है 24। अब इसमें भी मैं क्या ही बताऊं, देखो सेम क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूं। रेक्टेंगुलर कॉइल है, साइड दे दिया 8 सेंटीमीटर, है ना? पहले स्क्वायर था, अब रेक्टेंगल दे दिया। 8 इंटू 10 तो एरिया हो गया L इंटू बी, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू दी पावर -4। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला सच दैट प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब एरिया वेक्टर 60 बनाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस विल बी, बोलो टॉर्क कितना आएगा? एन आई ए, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, बी इंटू साइन थीटा। बोलो क्लियर? तो अपने पास में टॉर्क की जो वैल्यू आएगी एन अपने पास गिवन है, करंट गिवन है, एरिया एल इंटू बी से निकाल लेंगे भाई साहब, वैल्यू रखना, सॉल्व करना। देखो टॉपिक पढ़ते हैं ना तो बड़े प्यारे टॉपिक है। अभी तो केवल अब मैं टॉपिक तो पढ़ा नहीं सकता, फॉर्मूले बेस्ड जो भी अपने कंसेप्ट लग रहा है, जो बातें लग रही हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, है ना? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। सेम उसी कंसेप्ट बेस्ड सवाल आ गया। अगर टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 12 सेंटीमीटर कैरी करंट ऑफ 6 एंड 12 रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। सेम का मतलब अब बताओ भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब बताओ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और ये कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय कंडक्टर बी ऑन 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ कंडक्टर ए। अब अपने ए वाले पे पूछ लिया तो फोर्स एट पर यूनिट लेंथ तो सेम ही होता है। बोलो क्या लिखूं? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। इनटू में मेरे पास में आ जाएगा एल। तो एल यहां किसका आएगा बताओ? ए का आ जाएगा। और ये अपन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेटा गिवन है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो आएगा अपने पास होगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। I1 I2 के जो वैल्यूज हैं वो गिवन है। बोलो कितना है? 6 और 12 है। 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो लिख दिया था। डी बोलो कितना है? डी अपने पास में 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर में आ गया। इंटू में जो इसकी लेंथ है वो कितनी सेंटीमीटर है बताओ? लेंथ तो 1 सेंटीमीटर था, तो 10 टू दी पावर -2 आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 वैसे चला गया, 6 बचा, तो 6 इंटू 2 कितना आ गया? 12 आ गया। चलो भाई 12 इंटू में 10 टू दी पावर -7, तो मैं इसको लिख सकता हूं, बताओ कितना? 1.2 इंटू में 10 टू दी पावर -6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपने पास में 1.2 माइक्रो न्यूटन जो फोर्स है, और नेचर जो आएगा इसका बोलो कौन सा आएगा? अट्रैक्टिव आएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो अपने पास में राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ आ गई होगी बात शायद सबको। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो अपने पास में यहां से देखो क्या कह रहा है, बात सुनना। ये कह रहा है सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। देखो रेजिस्टेंस वेरिएबल है। द ग्राफ शोइंग टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस वी एज द फंक्शन ऑफ करंट आई flowing in the circuit will as terminal potential difference V as the function of current I flowing in the circuit is। अपने को ये बताना है कि भी ये जो कंडीशन है वो किस तरीके से आएगा, ये अपने को बात करनी है। तो देखो सर्किट की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये वाला R है, तो टोटल जो मेरे पास में करंट आएगा उस करंट की वैल्यू को मैं R प्लस आर लिख देता, सॉरी V डिवाइडेड बाई R प्लस आर लिख देता। ठीक है भाई। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आता है, डिस्चार्जिंग का कंडीशन है, तो मैं इसको लिख दूंगा V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो E माइनस आई का वैल्यू बोलो क्या था? I का वैल्यू था, मैं अगर यहां से लिखूंगा तो E डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, इंटू में आ गया मेरे पास में R। तो यहां से एक एलसीएम ले लिया मैंने, R प्लस आर के बराबर। यहां बच गया मेरे पास ई आर। यहां बोलो ई आर बना, साथ में बोलो कौन बन जाएगा? देखो साथ में आ गया प्लस का ई आर,
यहां पे बचेगा माइनस का ई आर। ये बोलो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो यहां से वैल्यू बचेगा उस वैल्यू को मैं बोल देता हूं V इक्वल्स टू ई आर डिवाइडेड बाय, यहां मैं बोल सकता हूं आर प्लस। ये ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है। तो एक बात तो अपने क्लियर हो गया कि भी आर की वैल्यू के साथ में इसका जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, इसमें कुछ पैरामीटर अपन रख के देख लेते हैं। अगर मान लो आर बराबर में 0 रखता हूं, आर बराबर 0 रखता हूं, तो मेरे पास में जो इसकी वैल्यू आएगी टर्मिनल वोल्टेज की, वो टर्मिनल वोल्टेज अपने पास में आ जाएगा ई बाय, तो 0 के बराबर ही आ गया। अगर आर बराबर 0 रखें तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म्स में मैंने लिख दिया इसको। तो ये जो वोल्टेज अपने पास बचा, टर्मिनल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये। तो अपन लोग लिख देंगे V इक्वल्स टू ई इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस। ठीक है भाई। आर वेरिएबल है, आर की वैल्यू 0 रख के देखो। अगर आर की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा टर्म ही 0 के बराबर आ गया। बिल्कुल सही बात है। और इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, 0 से होगा। 0 से स्टार्ट होगा तो मैं बोलूंगा ये तो पॉसिबल नहीं। ठीक है भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर अपन लोग ये बोलते हैं कि अपने पास में आर का वैल्यू 0, तो वी का वैल्यू तो वैसे ही मैं 0 बोल देता हूं, टर्मिनल वोल्टेज अपन ने। ठीक है। लेकिन अगर आर का वैल्यू 0 आ गया तो टर्मिनल वोल्टेज, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो आर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा तो इस सर्किट में करंट का वैल्यू आएगा ई बाय आर के बराबर होगा। और यहां से अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज अगर निकालना चाहूं तो अपने पास में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा रे भाई। इस सेल आ गया ईएमएफ का, इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया आर, सर्किट में करंट होगा ई बाय आर के बराबर। अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आएगा वी माइनस का ई प्लस का आई आर, है ना। बराबर में कौन आ गया, ये अपने अगर यहां तक जाएंगे तो मान लो इसको वी माना तो मैंने इसको 0 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वी बराबर आएगा ई माइनस आई आर, इसे थोड़ा कम होगा। इसका मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होगा, और ये कंडीशन अपने पास में बनेगी नहीं, ई के बराबर ये आएगा नहीं। एक ही ऑप्शन बन रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन बनेगा, सेकंड ऑप्शन। तो मैं डेरिवेटिव करके, डिफरेंशिएट करके तरीका नहीं बता रहा हूं, मैंने थ्योरेटिकल सा फॉर्मूला लिखा है। और यहां से जो ये फॉर्मूला है याद करो, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये। अगर मैं करंट के साथ में वेरिएशन का ग्राफ बनाता तो करंट के साथ वेरिएशन का तो ऐसे बन जाता, V बराबर ई माइनस आई आर। तो ये ग्राफ तो आता y बराबर सी माइनस एम एक्स। तो अपने पास में ग्राफ जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेकंड ग्राफ बन जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा नहीं। अगर आइडियल होता सेल तो 0 से स्टार्ट हो सकता था। इसका मतलब इस तरीके से वेरी करेगा, स्ट्रेट लाइन तरीके से वेरी करेगा नहीं। और आई बराबर, आई के साथ पूछ रखा है क्या, आई के साथ है क्या, मैंने किसके साथ बना दिया, आर के साथ बना दिया गया। ओके, ब्लंडर। तो अगर मैं आई के साथ बनाता हूं, आई के साथ बनाता हूं, मेरे पास फिर तो ग्राफ भाई फोर्थ वाला बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, फिर तो फोर्थ वाला ही बनना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज में और करंट में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो अगर मैं V बराबर ई माइनस आई आर में बनाता हूं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आएगा, y बराबर सी माइनस का एम एक्स। मैं ज्यादा सोच गया भाई साहब। मैं सोचा कि अपने r वेरिएबल है तो v और r में पूछ रखा होगा, तो ये अपने छोड़ो इस बात को। मैं सोचा e और r में है, अगर e और i में होगा तो कौन सा ग्राफ करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से। ठीक है। अगर पूछ भी ले तो ये ग्राफ बोलो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये v में और r में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया आपके 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन। आधे क्वेश्चन इसके अपन डिस्कस करेंगे कल। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दोनों के मिक्स सवाल हैं। बढ़िया से आप इसको रिवाइज करें, साथियों को भेजते रहें। बढ़िया से मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।